लेक्चर 24 में आज हम लोग फिर से एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे दो आवेशित चालकों को चालक तार द्वारा संयोजित करने पर संयोजन के बाद दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव तथा चालकों का आवेश ज्ञात करें। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, यानी लेक्चर नंबर 22 में मैंने आपको बताया था कि जब हम n छोटे छोटे ड्रॉप्स को आपस में कंबाइंस करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो बड़े ड्रॉप की धारिता क्या होगा, बड़े ड्रॉप का विभव क्या होगा, बड़े ड्रॉप का सरफेस डेंसिटी क्या होगा और बड़े ड्रॉप्स का एनर्जी क्या होगी, ये चीजें मैंने बताया था। उसके बाद 23 में मैंने न्यूमेरिकल्स बताया था एम करीम से। आज लेक्चर 24 में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर 24 के बाद जो लेक्चर 25 आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं कि लेक्चर नंबर 25 को आप देखना नहीं भूलिएगा। लेक्चर नंबर 25 में हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, और उसको 15-16 लेक्चर वीडियो में पढ़ते रहना है कैपेसिटर को। यानी कल से जो लेक्चर नंबर 25 से जो हमारी लेक्चर वीडियो आएगी वो कैपेसिटर पर आधारित होगी, कैपेसिटर के फीचर्स पर आधारित होंगे। तो आइए आज के लेक्चर वीडियो में हम चालकों का कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है दो आवेशित चालक, मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक चालक है, ये हमारे पास एक चालक है, ओके। यहां पर भी हमारे पास एक चालक है, हमारे पास दो चालक हैं, दोनों चालक आवेशित है। दिस इज फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज सेकेंड कंडक्टर। दोनों चालक के पास चार्ज है, यानी इसके पास भी चार्ज है और अदर चालक के पास भी चार्ज है। ये देखिए इसके पास चार्ज है और इस चालक के पास भी चार्ज है कुछ। ये देखिए इसके पास जो चार्ज है उसको हम लोग मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं, और इस चालक के पास जो चार्ज है उसको हम लोग मान लेते हैं Q2 मान लेते हैं। तो दो चालक हैं, दोनों चालक आवेशित चालक है। जब इस दोनों चालक के पास चार्ज है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल भी होगा, कुछ वोल्टेज भी होगा। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका जो पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2। देखिए ये दोनों जो हम अभी कर रहे हैं ये संयोजन से पहले की स्थिति है, अभी हमने संयोजित इसको नहीं किया, अभी दोनों अलग अलग है। तो इसकी पोटेंशियल V1 है, इसकी पोटेंशियल V2 है। अब ये चालक है तो इसकी कुछ धारिता होगी, धारिता कहने का मतलब चार्ज को स्टोर करने की इसकी कुछ कैपेसिटी होगी। तो इसकी धारिता हम लोग मान लेते हैं C1 और इसकी धारिता मान लेते हैं C2, ओके। तो ये जो स्थिति है ये संयोजन से पहले की स्थिति है। अब आइए, अब हमने क्या किया फिर सुनिए। संयोजन से पहले इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। अब हमने क्या किया, एक चालक तार लाया और चालक तार लाकर दोनों चालक को संयोजित कर दिया। ये देखिए दिस इज फर्स्ट कंडक्टर आई हैव, ये पहला कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। ये देखिए इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस पर भी प्लस चार्ज है। अब गौर से देखिए हमने क्या किया, दोनों चालक को आपस में चालक तार से जोड़ दिया। यहां पर आप एक चालक तार लाइए, ये देखिए चालक तार से हमने जोड़ दिया, चालक तार से। जब चालक तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, आंसर है हो सकता है कुछ चार्ज पहले से दूसरे पर चला जाए या दूसरे से पहले पर आ जाए। तो जब हम चालक तार से संयोजित करेंगे तो दोनों की चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक का बढ़ जाएगा तो एक का घट जाएगा। जिसका घटेगा
बाकी का बढ़ेगा, या दूसरे का बढ़ा तो पहले का घटेगा। तो हमने जब कनेक्टेड किया तो देखिए पहले वाले चालक पर Q1 चार्ज था, अब इस पर चार्ज रह जाएगा Q1 डैश, Q1 डैश चार्ज अब इस पर है। दूसरे पर चार्ज क्या था Q2, अब क्या इस पर Q2 डैश, Q2 डैश है। तो संयोजन से पहले इसका चार्ज Q1 था, इसका चार्ज Q2 था। संयोजन के बाद अब इसका चार्ज Q1 डैश हो गया, इसका चार्ज Q2 डैश हो गया। दूसरा, संयोजन से पहले इसका पोटेंशियल V1 था और इसका पोटेंशियल V2 था। अब जब हम दोनों को संयोजित करेंगे अब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सोचिए। ये दिमाग वाली चीज है, ये सोचने वाली चीज है। सोचिए जब हम इस दोनों को संयोजित करेंगे, ठीक, तो या तो पहले से दूसरे पर चार्ज जाएगा या दूसरे से पहले पर आएगा। अब कब तक चार्ज आएगा, मान लीजिए पहले से दूसरे पर चार्ज जाएगा तो कब तक जाएगा, या फिर मान लीजिए दूसरे से पहले पर चार्ज आ रहा है तो कब तक आएगा दूसरे से पहले पर चार्ज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए ये एक हमारे पास बर्तन है, इस बर्तन में 2 लीटर पानी है। ये हमारे पास एक दूसरा बर्तन है और इस बर्तन में मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। ओके, अब हमने क्या किया, दोनों बर्तन को एक पाइप के जरिए, ये देखिए दोनों बर्तन को एक पाइप के जरिए कनेक्टेड कर दिया। अब बताइए पानी किस बर्तन से किस बर्तन में जाएगा। आंसर है ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो आंसर जो ही पाइप से कनेक्टेड कीजिएगा आपका पानी ये किससे किससे जाएगा, पहले से दूसरे में जाएगा। ये देखिए पानी पहले से दूसरे में जाएगा। पहले से दूसरे में क्यों जा रहा है, क्योंकि पहले का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पहले में ज्यादा पानी है इसलिए पहले का प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरे का प्रेशर लो है, दाब लो है, इसलिए वाटर लिक्विड हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है। इसलिए जब हम रास्ता देंगे दोनों बर्तन में तो पानी पहले से दूसरे में जाएगा। अब सवाल आता है पानी पहले से दूसरे में तो जाएगा लेकिन कब तक जाएगा। आंसर जब तक कि दोनों बर्तन का दाब एक समान न हो जाए। कहने का मतलब जब तक दोनों बर्तन में 1.5 लीटर पानी ना आ जाए। टोटल कितना है देखिए, इसका 2 लीटर का दाब है, दाब पास्कल में होता है जनरली, बस अब मान रहे हैं। इसमें जो दाब होगा कितने पानी का, 2 लीटर पानी का प्रेशर होगा, इसमें 1 लीटर पानी का प्रेशर होगा। जब रास्ता देंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पानी जाएगा। कब तक जाएगा, आंसर जब तक कि दोनों का प्रेशर समान ना हो जाए। यानी इसमें भी 1.5 लीटर और इसमें भी 1.5 लीटर पानी नहीं होगा तब तक पानी जाएगा। अब 1.5 लीटर दोनों का प्रेशर क्या हो गया, समान हो गया। अब पानी किसी बर्तन से किसी बर्तन में नहीं जाएगा क्योंकि दोनों का जो प्रेशर है वो समान हो गया। उसी तरह चार्ज पहले वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा या दूसरे चालक से पहले चालक में आएगा। कब तक आएगा या कब तक जाएगा, आंसर है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। तो शुरू में तो चार्ज या तो पहले से दूसरे पर या तो दूसरे से पहले पर जाएगा और कुछ देर के बाद चार्ज का चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी तरह कुछ शुरू में तो पानी पहले से दूसरे में जा रहा है और कुछ देर के बाद पानी का चलना बंद हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रेशर समान हो रहा है। उसी तरह शुरू में तो चार्ज एक से दूसरे पर या दूसरे से पहले पर आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद चार्ज का जो प्रवाह है वो बंद हो जाएगा। अब चार्ज का प्रवाह बंद होने का क्या मतलब, इसका मतलब कि चार्ज का प्रवाह बंद हो गया। इसका मतलब है कि दोनों चालक का विभव एक जैसी हो गई। क्योंकि विभव एक जैसी होगी तब ना, मान लीजिए इसका विभव हो गया 10 वोल्ट और इसका भी कितना हो गया होगा, 10 वोल्ट हो गया होगा। पहले मान लीजिए इसका रहा होगा 12 वोल्ट और इसका रहा होगा 8 वोल्ट। तो पहले कितना था, 12 8 कितना था, 20। पहले चालक का विभव उच्च था, दूसरे का विभव क्या है, निम्न है। तो चार्ज कहां से कहां जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यानी चार्ज पहले से दूसरे पर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। अब टोटल कितना है, 12 8 20।
तो ये कब तक चार्ज जाता रहेगा, जब तक कि दोनों का 10-10 ना हो जाए। तो एक चीज यहां से अब 10-10 विभव है, दोनों का विभव समान हो गया, और समान विभव वाले बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह नहीं होता है। समान दाब वाले बिंदुओं के, समान दाब वाले बर्तनों के बीच लिक्विड द्रव का प्रवाह नहीं होता है। समान ताप वाले दो वस्तुओं के बीच उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इस चीज को। तो जब हम दोनों को संयोजित करेंगे तो संयोजन के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। इसका पोटेंशियल भी होगा तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, भी ही होगा, यानी पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने क्वेश्चन में लिखा कि उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करें, यानी संयोजन के बाद दोनों चालक का जो विभव होगा वो उभयनिष्ठ होगा। एक का 10 होगा तो दूसरे का भी 10 होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन में यही पूछा है, दोनों चालक का उभयनिष्ठ विभव यानी भी ज्ञात करने के लिए। और क्या पूछ रहा है, चालकों पर आवेश ज्ञात करें संयोजन के बाद, यानी Q1 डैश और Q2 डैश हमें ज्ञात करनी है। ओके क्लियर। अब संयोजन के बाद एक और चीज निकालिए। संयोजन से पहले इसकी धारिता C1 थी, संयोजन के बाद इसकी धारिता संयोजन से पहले इसकी धारिता C1 है, संयोजन से पहले दूसरे की धारिता C2 है। अब जब संयोजित कर देंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, आंसर इसकी धारिता वही होगी भाई। आप संयोजित कर दो या कुछ भी कर दो, दो आदमी है, एक आदमी 10 रोटी खाता है और एक आदमी 15 रोटी खाता है। अब दोनों को आपस में टच करवा दो या रूम में बंद कर दो, अब कितना रोटी खाएगा भाई, उतना ही रोटी खाएगा, वो उसकी कैपेसिटी उतना है। हाँ, उसका पेट बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा शरीर का। कहने का मतलब कि हमने यहां पर आप पढ़े होंगे चालक की धारिता C बराबर 4πf0 इंटू R। ये किसी चालक की धारिता तब चेंज होगी जब उस चालक की त्रिज्या चेंज होगी, या उस चालक को हम दूसरे माध्यम में रख देंगे। माध्यम तो यहाँ चेंज हो नहीं रहा है, तो किसी चालक की धारिता तब चेंज होगी जब उसकी त्रिज्या चेंज होगी। त्रिज्या कहने का मतलब उसका शेप एंड साइज चेंज होगा। आज तो हम यहाँ पर दोनों चालक के साइज में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस दोनों को चालक तार द्वारा जोड़ रहे हैं। तो साइज वही है, शेप वही है, त्रिज्या वही है, तो धारिता भी वही रहेगा। तो धारिता चेंज नहीं होगा। पहले धारिता C1 था तो अभी भी धारिता क्या होगा, C1। इसकी धारिता C2 था तो संयोजन के बाद भी इसकी धारिता क्या होगा, C2 ही होगा। याद रखिएगा इस चीज को। ओके, देखिए तो ये चीजें समझ आ गया आपको। ये संयोजन से पहले की स्थिति है और ये संयोजन की बाद। मैं लिखता हूं संयोजन से पहले, संयोजन के पहले। ओके, ये क्या है, संयोजन के बाद, संयोजन के बाद। अब संयोजन से पहले जो डाटा है उस डाटा को लिख लीजिए। संयोजन से पहले सबसे पहले आवेश लिखिए, आवेश। तो संयोजन आवेश। दूसरा हमारा क्या होगा, आवेश के बाद हमारा होगा ये विद्युत विभव, विद्युत विभव। और उसके बाद क्या होगा, धारिता, विद्युत धारिता। अब डाटा को आप लिखिए। संयोजन के पहले आवेश कितना है, Q1 पहले चालक पर, और दूसरे चालक पर कितना है, Q2। ये देखिए, ये संयोजन से पहले की स्थिति है। संयोजन से पहले चालक का आवेश कितना है, Q1 है, और दूसरे चालक का आवेश कितना है, Q2 है। उसके बाद संयोजन के बाद पहले चालक का आवेश कितना हो गया, Q1 डैश, और दूसरे चालक का आवेश कितना हो गया, Q2 डैश। ये देखिए। ओके, अब संयोजन के पहले विद्युत विभव कितना था, पहले चालक का विभव V1 था और दूसरे चालक का विभव V2 था। अब संयोजन के बाद पहले चालक का विभव V और दूसरे चालक का विभव भी क्या है, V है। संयोजन के बाद पोटेंशियल समान हो गया। संयोजन से पहले चालक की धारिता कितना, C1, दूसरे चालक की धारिता कितना, C2। अब संयोजन के बाद पहले चालक की धारिता कितनी है, C1, और दूसरे चालक की धारिता कितनी है, C2 है।
समझ आ गया ये चीज? तो ये संयोजन से पहले की दोनों चालक की डाटा है और ये संयोजन के बाद दोनों चालक की डाटा है। अब यहां पर जरा Q1 को देखिए, Q1 क्या है? आंसर संयोजन से पहले पहले चालक का आवेश है। अब किसी आपने अभी अभी पढ़ा लेक्चर 22 में मैंने बताया था Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV, यानी किसी Q बराबर CV का मतलब है किसी चालक पर विभव 10 हो, उसकी धारिता C हो, तो उस पर आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा। तो अब पहले चालक पर चार्ज क्या है? Q1, तो Q1 पहले चालक पर चार्ज Q1 बराबर क्या हो जाएगा? धारिता गुना विभव, चार्ज बराबर धारिता गुना विभव, तो इसकी धारिता कितना है? C1 और इसका विभव कितना है? V1, तो ये क्या हो जाएगा? C1 इंटू V1। नहीं समझ आया? फिर से सुनिए, हमें पता है कि चार्ज बराबर आवेश बराबर Q बराबर होता है C इंटू V, चार्ज बराबर होता है धारिता गुना विभव। अब हमें पहले चालक का चार्ज निकालना है Q1, तो धारिता भी किसकी? पहले चालक की, विभव भी किसकी? पहले चालक की, तो पहले चालक की धारिता C1, विभव V1, यह हो जाएगा C1 इंटू V1। उसी तरह मैं बोलूंगा दूसरे चालक का आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा? तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V2, C2 इंटू V2। उसी तरह मैं पूछूंगा संयोजन के बाद ये Q1 डैश कितना होगा? Q1 डैश बराबर फिर से धारिता गुना विभव, तो इसकी धारिता C1 और इसका विभव V, तो ये C1 भी हो जाएगा। उसी तरह संयोजन के बाद दूसरे चालक पर चार्ज कितना होगा? Q2 डैश बराबर धारिता गुना विभव, धारिता कितना है? C2, विभव कितना है? V। ये देखिए, तो आप लिख सकते हैं Q1 बराबर लिख सकते हैं C1 इंटू V1, ओके। Q2 बराबर आप लिख सकते हैं C2 इंटू V2, Q2 बराबर। उसी तरह Q1 डैश बराबर C1 इंटू V, C1 इंटू V। उसी तरह Q2 डैश बराबर C2 इंटू V। भाई सिंपल है, आवेश बराबर होता है धारिता गुना विभव। तो मैंने सबका आवेश निकालने के लिए सबके चालक की धारिता से, सबकी धारिता से सबके विभव को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ये चीजें माइंड में सेट रखिएगा। तो मेरे समझ से ये चीजें आपको समझ आया होगा। अब चलिए, अब यहां से हम लोग चलेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करेंगे। यानी संयोजन के बाद दोनों चालक का जो ये उभयनिष्ठ विभव भी है, ये भी का मान कितना होगा, फॉर्मूला कितना होगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक लिखने से पहले हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। आवेश संरक्षण के नियम से, यहीं से हमें निकल जाएगा, आवेश संरक्षण के नियम से। आवेश संरक्षण का नियम आपको पता है कि किसी भी आइसोलेट सिस्टम का जो कुल आवेश होता है वो नियत होता है, यानी, और बात भी सही है, पहले दोनों बर्तन में 3 लीटर पानी था, पाइप जोड़े फिर भी कितना था? 3 लीटर ही था। यानी पहले था 2 लीटर और 1 लीटर, अब कितना है? अब है 1.5 लीटर और 1.5 लीटर। तो देखिए, तो पानी तो संरक्षित है, यहाँ पर पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो तो संरक्षित है। कैसे? यहां देखिए 2 + 1 बराबर 3, यहां पर 1.5 + 1.5 बराबर 3, इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण, ओके। तो यहां पर भी आवेश संरक्षित होता। पहले कितना आवेश था? संयोजन से पहले कितना आवेश था? संयोजन से पहले आवेश था Q1 + Q2, संयोजन से पहले Q1 + Q2। अब संयोजन के बाद कितना आवेश है? संयोजन के बाद आवेश है Q1 डैश + Q2 डैश। ये देखिए, तो ये हो गया संयोजन से पहले आवेश, ये हो गया संयोजन के बाद का आवेश। और आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि ये आवेश क्या होगा? बराबर होगा। तो आवेश संरक्षण के नियम से संयोजन से पहले आवेश बराबर संयोजन के बाद आवेश। अब इसको लेकर चलिए, Q1 का मान कितना है? C1 V1 + Q2 का मान कितना है? C2 V2 बराबर Q1 डैश का मान कितना है? C1 V
प्लस Q2 डैश, Q2 डैश का मान कितना है C2V। अब आप यहां पर C1V1 प्लस C2V2, V इसमें कॉमन होगा, V कॉमन लीजिए, यहां पर जाएगा C1 प्लस C2। ओके, इसीलिए आप यहां पर लिख सकते हैं, ये देखिए, इसलिए V बराबर, ये देखिए V बराबर क्या होगा C1 प्लस C2, कहां चला जाएगा नीचे, इसीलिए V बराबर हो जाएगा, इधर पहले क्या है C1 इंटू C2, सॉरी C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बट्टा C1 प्लस C2। ये देखिए हमने क्या किया, V बराबर निकाला C1 प्लस C2, यहां नीचे आ गया। आज से याद रखिएगा ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ विभव, दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल हो गया ये दोनों चालकों का। ये VVI है, बिहार बोर्ड ये तो निकालने नहीं पूछेगा, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं नीट या जेईई वगैरह, उसमें यहां से क्वेश्चंस आपको पूछेगा। तो डेरिवेशन नहीं याद रखिए, फॉर्मूला आप याद रखिए डायरेक्ट, कि दोनों चालक को जब हम संयोजित करेंगे तो संयोजन के बाद विभव कितना होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 इंटू V2। यानी पहले चालक की धारिता दे दे और पहले चालक का विभव दे दे, दूसरे चालक की धारिता दे दे और दूसरे चालक का विभव दे दे, तो संयोजन के बाद दोनों पर कितना विभव होगा ये हम निकाल सकते, क्योंकि हमें चाहिए C1V1 C2V2 चाहिए बस, बाकी तो नीचे C1 C2 दिया ही रहेगा। तो कॉमन विभव निकालने के लिए हमें C1 और V1 चाहिए, या मान लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V कॉमन विभव बराबर C1V1। C1V1 किसके बराबर है, Q1 के बराबर है, Q1 प्लस C2V2, C2V2 किसके बराबर है, Q2 के बराबर, Q2 के बराबर बटा C1 प्लस C2। ये देखिए, यानी कहने का मतलब यदि हमें चार्ज भी दिया रहे दोनों चालक का चार्ज दे दे और दोनों चालक की धारिता दे दे, तो संयोजन के बाद कितना विभव होगा हम निकाल लेंगे, Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2। यानी कॉमन विभव बराबर याद रखिए आवेशों का योगफल बटा धारिताओं का योगफल, आवेशों का योगफल बटा धारिताओं का योगफल आप याद रखिए। ओके, तो ये हो गया उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर। अब दूसरा कहता है चालकों पर आवेश कितना होगा, विभव तो आपने देख लिया कि विभव कितना होगा, अब चालकों पर आवेश कितना होगा, यानी Q1 डैश कितना होगा और Q2 डैश कितना होगा, संयोजन के बाद चालक पर कितना आवेश होगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लिखेंगे नंबर 2, संयोजन के बाद चालकों पर आवेश, संयोजन के बाद चालकों पर आवेश, पहले चालक पर आवेश, तो पहले चालक पर कितना आवेश होगा Q1 डैश, Q1 डैश, और Q1 डैश बराबर क्या है C1V, C1V। अब पुट V बराबर, अब V बराबर हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अब V बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V बराबर हमारे पास ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला है, तो V बराबर आप कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो, ऊपर वाला ही पुट कर दीजिए, तो V बराबर हो जाएगा, ये देखिए C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। तो अब इसमें V बराबर पुट कर दीजिए, तो Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 V के जगह हम क्या पुट कर देंगे, V के जगह पुट कर देंगे, ये देखिए ये C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2।
ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया। आप इस फॉर्मूला में से क्या करते हैं, C1 प्लस C2 को बाहर भी कर सकते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 बटा C1 प्लस C2। तो अंदर क्या बचेगा, C1 V1 प्लस C2 V2। ये देखिए ये पहले चालक पर आवेश आ गया, यानी हमें C1 V1 C2 V2 दे दे तो कनेक्शन के बाद पहले चालक पर कितना चार्ज आएगा ये भी हम निकाल सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या Q1 डैश बराबर C1 बटा C2, C1 अपॉन प्लस C2। ये देखिए ये C1 V1 को हम क्या लिखेंगे, Q1, C2 V2 को क्या लिखेंगे, Q2। ये देखिए ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। यानी जिसका हम चार्ज निकालेंगे उसके धारिताओं में दोनों चालक के धारिताओं के योगफल से भाग दे देंगे और दोनों आवेशों के योगफल से गुणा कर देंगे, तो पहले चालक का आवेश निकल जाएगा। उसी तरह दूसरे चालक पर आवेश, दूसरे चालक पर आवेश सेम इसी तरह दूसरे चालक पर आवेश कितना है, Q2 डैश बराबर कितना है, C2 इंटू V, C2 इंटू V। आइए Q2 डैश बराबर C2। अब V का मान फिर से क्या पूछ कर देंगे, देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ये पुट करेंगे। अब ये इसीलिए Q1 डैश बराबर C2 और ये C1 प्लस C2 को बाहर कीजिए, C1 प्लस C2 और इधर हमारे पास क्या बच गया, C1 V1 प्लस C2 V2। ये देखिए दूसरे चालक का चार्ज हो गया। तो केवल चेंज क्या हो रहा है, यहां देखिए ऊपर C1 है और यहां ऊपर C2 है, बाकी नीचे और ये वाले सेम ही रहेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q2 होगा Q2 डैश बराबर होगा C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए C1 V1 को लिखेंगे Q1 और C2 V2 को लिखेंगे Q2। ये देखिए, तो याद रखिएगा 3 फॉर्मूला। पहला उभयनिष्ठ विभव का ये दोनों फॉर्मूला, दूसरा मैं सब में VVI लिख देता हूं, याद रखना है आपको। दिस इज ऑल्सो VVI। आपके एम करीब में इस पर क्वेश्चन भी दिया गया, पेज नंबर 409, 410, 411 में जाकर देखिएगा, या आप स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिए। हालांकि इसका PDF भी मैं दे दूंगा, तो जल्दी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। अच्छा, मान लीजिए इस दोनों चालक के पास चार्ज है। जब हम कनेक्शन करेंगे दोनों का तो यहां से चार्ज क्या होगा, चलेगा। जब चार्ज एक से दूसरे में जाएगा तो वायर हीट होगी, तार हीट होगी, यानी कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हीट एनर्जी के रूप में रेडिएट आउट हो जाएगा, हीट एनर्जी के रूप में। पहले मान लीजिए इसकी एनर्जी, कुछ एनर्जी लॉस होगा, ज्यादा नहीं, कुछ एनर्जी क्या होगा, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, हीट के फॉर्म में। तो मान लीजिए इस दोनों मिलाकर इसका एनर्जी 10 है, इसका एनर्जी 8 है, ठीक। जब हम इस दोनों को आपस में कनेक्टेड करेंगे तो कुछ एनर्जी क्या होगा, हीट के रूप में रेडिएट, बर्बाद नहीं होगा, हीट के रूप में रेडिएट हो जाएगा। तो एनर्जी में कुछ हानि हो जाएगी। कितना हानि होगा एनर्जी में, यही अब हम लोग करेंगे। यानी दो आवेशित चालकों को संयोजित करने पर ऊर्जा में होने वाले ह्रास को हम देखेंगे। यहां से भी क्वेश्चंस पूछता है आपका बोर्ड, या न्यूमेरिकल से यहां से पूछता है। देखिए तो क्वेश्चन क्या बना, दो आवेशित चालकों को चालक तार द्वारा संयोजित करने पर संयोजन के बाद दोनों चालकों संयोजित करने पर विद्युत ऊर्जा में
हानि ज्ञात करें। यानी जब दो चालक को, आवेशी चालक को हम आपस में कनेक्टेड करेंगे तो उसके विद्युत ऊर्जा में कुछ हानि होगा। वही विद्युत ऊर्जा में कितनी हानि होगी वही कहता है ज्ञात कीजिए, विद्युत ऊर्जा में हानि को ज्ञात कीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए चालक वही रहेगा, चालक को मैं वही रखता हूं। आइए सभी डाटा को मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन चेंज है हमारा। सुनिए, कहता है दो अविश्य चालकों को चालक तारों से युक्त करने पर विद्युत ऊर्जा में हानि ज्ञात करें। विद्युत ऊर्जा में हानि होगा कि नहीं आपने समझ गया, होगा, क्योंकि जब कनेक्टेड करेंगे तो कुछ ऊर्जा हीट के रूप में, उष्मा के रूप में रेडिएट आउट हो जाएगा, ताप के रूप में। आइए मान लेते ये दोनों चालक है, इसकी अभी कुछ एनर्जी है, इसकी एनर्जी है U1, इसकी एनर्जी हमने मान लिया U1। ये देखिए इसकी ऊर्जा है U1, ओके। ये दूसरा चालक है, इसकी एनर्जी है U2, इसकी एनर्जी है। अब इसका विभव है V1, इसका विभव V1 और इसका विभव है V2। इसकी धारिता है कुछ, मान लीजिए इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है, C1। इसकी धारिता कितनी है? C2 है धारिता। तो ये कब की स्थिति है? संयोजन से पहले की स्थिति है। संयोजन से पहले इसकी ऊर्जा U1, इसकी ऊर्जा U2, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका विभव V1, इसका विभव V2। दोनों को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले विभव क्या होगा? समान होगा। इसकी विभव V हो जाएगा तो इसका विभव भी हो जाएगा। धारिता क्या होगा? धारिता चेंज नहीं होगी, धारिता सेम रहेगा। इसकी धारिता C1 है तो इसकी धारिता भी C2 ही रहेगी। C2 है तो C2 ही रहेगी। अब क्या इसकी ऊर्जा U1 है, क्या इसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा? होगा, क्योंकि कुछ ऊर्जा हीट के रूप में रेडिएट आउट हो जाएगा। तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी आपके U1 डैश और इसकी ऊर्जा हो जाएगी U2 डैश हो जाएगी। तो कुछ ऊर्जा में ह्रास होगा, वही ह्रास ज्ञात करनी है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये डाटा देखते हैं। ये संयोजन से पहले संयोजन के बाद। तो संयोजन से पहले सबसे पहले हम आप ये ऊर्जा लेते हैं, या संयोजन से पहले हम क्या ले लेते हैं? विभव। तो संयोजन से पहले चालक का विभव V1, दूसरे चालक का विभव V2। संयोजन के बाद पहले चालक का विभव V, दूसरे चालक का विभव V। उसके बाद धारिता। तो संयोजन से पहले इसकी धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। संयोजन के बाद पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। अब क्या लेते हैं? ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा। तो इसकी विद्युत ऊर्जा संयोजन से पहले U1 पहले चालक की, और दूसरे चालक की विद्युत ऊर्जा U2, ओके। संयोजन के बाद पहले चालक की विद्युत ऊर्जा U1 डैश और दूसरे चालक की विद्युत ऊर्जा U2 डैश। कैसे के लिए? अब यहां पर आइए, जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा अगला लेक्चर वीडियो से, तो उसमें 5-6 क्लास के बाद में पढ़ाऊंगा किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होता है, किसी कंडक्टर की जो एनर्जी होती है संचित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वो U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। यानी ऊर्जा बराबर होगा हाफ धारिता गुना विभव का स्क्वायर। यदि हम इसकी स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो कितना होगा? U1। तो U1 बराबर हो जाएगा हमारे पास हाफ C। तो यहां C का काम कौन करेगा? C1 V स्क्वायर। यहां विभव का काम कौन करेगा? V1। तो यहां V1 का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर। उसी तरह इसकी ऊर्जा निकालेंगे, इसकी U2। तो फिर से क्या होगा? हाफ
सी धारिता, धारिता कितना है C2, तो C2 V स्क्वायर, इसकी विभव कितना V2, तो यहां V2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहां पर एनर्जी निकालेंगे संयोजन के बाद, क्या होगा एनर्जी बराबर हाफ C, यहां पर C कितना है C1, V स्क्वायर, यहां पर विभव कितना V, तो यहां V स्क्वायर। उसी तरह यहां U2 डैश निकालेंगे, क्या हाफ C, तो इसकी धारिता कितना है C2, V स्क्वायर, इसकी विभव कितना V स्क्वायर, यानी ये V स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गई ये चीजें, तो आप वहीं रहने दीजिए टाटा। आइए अब यहां पर ये चीजें तो होगी, हमें क्या निकालना, विद्युत ऊर्जा में हानि, विद्युत ऊर्जा में हानि। विद्युत ऊर्जा में हानि का व्यंजक। अब आप ही सोचिए विद्युत ऊर्जा में कितनी हानि होगी, ऊर्जा में हानि बराबर, सोचिए विद्युत ऊर्जा में कितनी हानि होगी, और इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे विद्युत ऊर्जा में हानि को। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मान लीजिए पहले चालक की ऊर्जा है U1, पहले चालक की ऊर्जा U1 बराबर है 10 जूल, U2 बराबर है 8 जूल, कितनी है 8 जूल। समझ आ गया। तो संयोजन से पहले दोनों चालक की टोटल ऊर्जा कितनी है 10 8 18, संयोजन से पहले, तो संयोजन से पहले 18 जूल है। अब हमने संयोजित किया, दोनों को संयोजित किया, तो इसकी ऊर्जा हो गई मात्र, मान लीजिए कि ये 11 जूल हो गई, या फिर इसकी ऊर्जा हो गई 11 जूल, इस 11 जूल हो गई इसकी ऊर्जा, या इसकी जो ऊर्जा आप मान लीजिए 7 जूल हो गई, 7 जूल हो गई, और इसकी ऊर्जा हो गई ये 10 जूल, 10 जूल इसकी ऊर्जा हो गई, या 9 जूल भी आप मान सकते हैं, इसकी ऊर्जा 9 जूल हो गई, 9 जूल हो गई। देखिए संयोजन से पहले इसकी ऊर्जा 10 जूल थी पहले चालक की, तो संयोजन के बाद पहले चालक की ऊर्जा कितनी होगी 7 जूल। संयोजन से पहले दूसरे चालक की ऊर्जा 8 जूल थी, तो संयोजन के बाद दूसरे चालक की ऊर्जा कितना हो जाएगा 9 जूल। तो संयोजन से पहले टोटल ऊर्जा कितना था 18 जूल, कितना था 18 जूल, और संयोजन के बाद अब टोटल ऊर्जा कितना है 9 8 9 7 ये 16 जूल, यानी संयोजन के बाद कुल ऊर्जा 16 जूल ही है, जबकि संयोजन से पहले टोटल ऊर्जा कितना था 18 जूल, यानी ऊर्जा में कुछ ह्रास हुआ, कुछ हानि हुआ ऊर्जा में। कितना का हानि हुआ देख रहे हैं, 18 था अभी 16 है, कितना 2 जूल का हानि हुआ। तो ये 2 जूल आएगा कैसे, आंसर 18 में से 16 को माइनस कर देंगे। 18 क्या है संयोजन से पहले ऊर्जा, 16 क्या है संयोजन के बाद में ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा में हानि क्या होगा 18 माइनस 16 यानी 2 जूल। कहने का मतलब ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला हो जाएगा संयोजन से पहले ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद ऊर्जा। तो ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला क्या हो गया, संयोजन से पहले ऊर्जा, संयोजन से पहले ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद ऊर्जा। ये देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। विद्युत ऊर्जा में हानि को हम लोग बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा में हानि को हम डेल्टा यू से सूचित करते हैं, याद रखिएगा डेल्टा यू विद्युत ऊर्जा में हानि। संयोजन से पहले ऊर्जा, संयोजन से पहले ऊर्जा कितना था U1, E1 प्लस U2। ये देख संयोजन से पहले 10 जूल प्लस 8 जूल यानी U1 प्लस U2 माइनस संयोजन के बाद ऊर्जा कितना है U1 डैश प्लस U2 डैश, ये संयोजन के बाद की ऊर्जा है। ये देखिए विद्युत ऊर्जा में हानि संयोजन से पहले ऊर्जा यानी 18 जूल, संयोजन के बाद ऊर्जा 16 जूल, 18 माइनस 16 बराबर 2 जूल। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं 2 जूल समझाने के लिए बस। अब इसको लेकर आप चलिए, आपका आंसर मिल जाएगा।
विद्युत ऊर्जा में हानि डेल्टा यू बराबर U1 को क्या लिख दे, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, U2 को क्या लिखते हैं, हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए इसको क्या लिखते हैं, U1 को हम लोग लिख देते हैं, कहा भाई, U1 डैश को U1 डैश को लिखते हैं हाफ C1 V स्क्वायर प्लस U2 डैश को क्या लिख देते हैं, हाफ C2 V स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट कीजिए। यहां पर हमारे पास आ गया ये हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस यहां हाफ कॉमन आ जाएगा, हाफ कॉमन ले लीजिए, हाफ कॉमन आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, इसमें भी क्या कॉमन होगा, देखिए इसमें कॉमन होगा हाफ और V स्क्वायर इसमें V स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहां क्या बचा, C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर, समझ आया। इस दोनों में से हाफ कॉमन आया और इस दोनों में से हाफ और V स्क्वायर कॉमन आ गया। आगे चलिए, अब देखिए दो टर्म है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में हाफ मिल रहा है, हाफ, तो हम हाफ कॉमन ले लेते हैं, दोनों में हाफ कॉमन लेकर V स्क्वायर का मान पुट कर देते हैं हम लोग। आइए, तो विद्युत ऊर्जा में हानि बराबर होगा, हाफ कॉमन लीजिए, हाफ हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहां क्या बच जाएगा, यहां बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, या C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस, इधर क्या बचा, C1 V स्क्वायर, देखिए हाफ तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या V, ये V को तो मैं इधर लिख देता हूं, इस ये देखिए 1/2 तो कॉमन आ गया, V स्क्वायर बचा, V स्क्वायर तो मैं गुना में यहीं लिख देता हूं। अब बचा क्या, C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। ये देखिए आप कहोगे यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, यहां पर हमने हाफ और हाफ को कॉमन लिया, बाकी चीजें सेम है। अब पुट कर दीजिए V का मान, यहां पर V का मान पुट करेंगे, पुट V बराबर क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में V की वैल्यू, तो V की वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा सबका, तो डेल्टा U बराबर हमारे पास यहां पर होगा, देखिए डेल्टा U बराबर हो जाएगा, देखिए तो ये हाफ, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, यहां पर इस V स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, इस V स्क्वायर का, इस V स्क्वायर का पहले ये लिख लीजिए, C1 V का स्क्वायर प्लस C2 V का स्क्वायर, और ये V स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ओके, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है। और यहां स्क्वायर है V का, तो V का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर स्क्वायर पुट करेंगे, ये देखिए स्क्वायर, और इस पर भी क्या दे देंगे, स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर दे देते हैं। अब कैलकुलेट कीजिए, डेल्टा U बराबर हाफ, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम, अब एलसीएम लो किसका, C1, एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये ना एलसीएम होगा, या कुछ
कहीं पे मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में। हाफ C1 V का स्क्वायर, हाफ C1 V का स्क्वायर, V स्क्वायर हाफ कॉमन C1 V स्क्वायर C2 V स्क्वायर, C1 V स्क्वायर C2 V स्क्वायर। कहीं पर मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन, आई थिंक कॉन्सेप्ट ठीक आ रहा है। U1 बराबर हाफ C1 V स्क्वायर, U2 बराबर हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 V2 का स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, दिस मच हाफ V स्क्वायर और कॉमन C1 V स्क्वायर, C1 V स्क्वायर। ओके क्लियर। उसके बाद हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ हाफ कॉमन आ गया, C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V स्क्वायर C2 V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। अब V स्क्वायर का हमने फॉर्मूला, V का फॉर्मूला हुआ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर एलसीएम करना है, होल स्क्वायर C1 प्लस C2। देखिए तो यहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहां पर हाफ V स्क्वायर ये कॉमन आ गया, यहां पर ये V स्क्वायर यहां पर नहीं होगा, ये V स्क्वायर नहीं होगा, यहीं पर मिस्टेक हो रही है। हाफ V स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, बच्चा C1 प्लस C2, तो यहां C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस C2 होगा, समझ आ गया। ये C1 प्लस C2 होगा। अब क्लियर है हमारा ये C1 प्लस C2। भाई यहां पर हमने क्या किया, इस दोनों में हाफ V स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, बचा क्या C1 प्लस C2, तो ये C1 प्लस C2 C1 प्लस C2। अब यहां से क्लियर है। अब देखिए अब ये C1 प्लस C2 और ये एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो ये एक इस एक C1 प्लस C2 कैंसिल करेगा, तो नीचे क्या बचा C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 हम एलसीएम लेते हैं, C1 प्लस C2 एलसीएम लेंगे, तो C1 प्लस C2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 का स्क्वायर प्लस फिर से C1 प्लस C2 को इससे गुना करेंगे, C1 प्लस C2 इंटू C2 V2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ओके अब यहां से चलिए डेल्टा U बराबर हो जाएगा हाफ, देखिए C1 को C1 V1 2 से गुना V1 स्क्वायर से गुना करेंगे, ये हो जाएगा C1 गुना C1 का स्क्वायर और ये V1 का स्क्वायर प्लस इस C2 को इससे गुना करें C2 गुना C1 गुना V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर। ओके प्लस अब इसको गुना कीजिए, C1 को इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 को इससे गुना C2 गुना C2 स्क्वायर और ये V2 स्क्वायर। ओके अब ये माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, A प्लस B के होल स्क्वायर पर इसको हमें तोड़ना है, तो A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा C1 V1 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ओके प्लस
2ab या ए स्क्वायर C1 V1 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर यानी C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a का काम कौन करेगा C1 V1 b का काम कौन करेगा C2 V2 हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया। अब यहां से स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। बट्टा सबके बट्टा में क्या है C1 प्लस C2। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, अब यहां से कैंसलाइज कर सकते हैं। ये देखिए C1 C2 V1 का स्क्वायर, उसी तरह यहां पर C1 C2 V का स्क्वायर C1 C2 V का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक C1 C2 V1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर ही ना यार, V1 का स्क्वायर या V2 का स्क्वायर। आइए हम लोग देखते हैं इसको। डेल्टा U बराबर हाफ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। कर लीजिए आप C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस ये C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर पहले लिख दीजिए, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हमने पहले लिख दिया। यहां क्या बचा C1 C2 V1 का स्क्वायर, यहां से आया C1 C2 V2 का स्क्वायर, और ये कहां से आया था, ये आया था यहां पर V2, सॉरी यहां पर V2 छूटा हुआ है, ये आ गया प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस, यहां देखिए ये माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बटा C1 प्लस C2। अब देखिए C1 V1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस कैंसिल। अब हमारे पास बचा डेल्टा U बराबर हाफ, यहां देखिए बचा C1 C2 और उसमें भी C1 C2, तो C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए C1 इंटू C2 हमारे पास कॉमन आ गया। इधर बचा क्या C1 C2 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, इधर बचा V1 का स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा V2 का स्क्वायर। ओके, यहां क्या बचा C1 C2 कॉमन, यहां आ गया 2V1 V2 आ गया। नीचे क्या है आंसर, नीचे है C1 प्लस C2। ओके, इसलिए आप लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर हाफ। आप C1 C2 को बाहर ले लीजिए, बाहर कर देते हैं, C1 C2 को बाहर ले लीजिए, C1 C2 और इसको C1 प्लस C2 को भी बाहर लीजिए, C1 प्लस C2। ओके, हमारे पास या अंदर ही रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। C1 C2 बट्टा क्या है C1 प्लस C2, इधर क्या बचा देखिए V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये क्या है A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, कहने का मतलब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया विद्युत ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा में कितना लॉस होगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। आगे का जो क्लास है यानी लेक्चर नंबर 25 आप देखना नहीं भूलिएगा, उसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा, कैपेसिटर संधारित्र, पूरा लेक्चराइज किया जाएगा, क्योंकि उसके आगे हमें 15-16 लेक्चर क्लास कैपेसिटर का ही पढ़ना है, कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ना है। और कैपेसिटर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारे दैनिक जीवन की दृष्टि से भी, इसलिए उस टॉपिक को देखना नहीं भूलिएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्लास कब खुलेगी, तो आपको मालूम होनी चाहिए, आप वस्तु स्थिति जो अभी है, बहरहाल जो स्थिति है उससे आप अवगत हैं। सरकार आदेश जारी करेगी, स्थिति सामान्य होगी कोविड-19 से, तो हम लोग क्लास ओपन करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी जगह चल रही है और हमारी क्लास बंद है, पूरी हिंदुस्तान में क्लास बंद है। इसलिए जब क्लास ओपन होने की जो निर्देश जारी किया जाएगा, यदि होती है तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे बिना विलंब किए हुए। संभावना जताया जा रहा है कि सितंबर में संभवतः क्लास खोलने दिया जा सकता है। देखिए यदि सितंबर में क्लास खोलने दिया जाता है तो हम लोग सितंबर में क्लास शुरू करेंगे।
जिन लोगों को कोई भी दिक्कत है वो आप, मैं बार बार बोलो, वो टिक आउट करके रखे, आप टिक आउट करके रखिए। जब क्लास हमारी ओपन होगी तो आपको वो चीजें बता दी जाएगी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सर कि चैप्टर समाप्त होगा इस तरह से यदि ऑनलाइन क्लास दी जाए। देखिए, चैप्टर समाप्त होने की आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको लगता है कि बहुत बड़ा 14 15 चैप्टर्स हैं, भाई शुरू का ही चैप्टर्स थोड़ा बड़ा है। मॉडर्न फिजिक्स का 5 चैप्टर 30 दिन में समाप्त हो जाता है, और ऑनलाइन क्लास का 1 घंटा का वीडियो ऑफलाइन के 2.5 घंटा के क्लास के बराबर होता है। यदि यहां से मैं चाहूंगा तो 81 दिन में, मैंने कैलकुलेशन किया 81 डेज, 81 दिन में मैं आपका 15 चैप्टर समाप्त कर सकता हूं यदि 1 घंटा का क्लास लिया जाए ऑनलाइन। तो 81 दिन कहने का मतलब लगभग 2.5 महीना, यानी 2.5 महीना रोज आपको लेक्चर वीडियो दिया जाए तो आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और 2.5 महीना आप जोड़िए तो नवंबर तक ही, अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर भी नहीं जाता है सही से। तो आप सिलेबस की चिंता नहीं कीजिए, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, और ऑनलाइन क्लास में सिलेबस समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन का 1 घंटा का क्लास ऑफलाइन 2.5 घंटा के बराबर होता है। यदि मैं रोज भी वीडियो लेक्चर डालता हूं तो उसमें व्यू नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास देखने की व्यवस्था नहीं है, तो वो किसी से हेल्प लेकर देखते हैं। तो रोज लेक्चर वीडियो डालने से भी दिक्कत है। तो आप सिलेबस की चिंता ना कीजिए। सिलेबस कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, वो हम पर छोड़ दीजिए। आप मुझे मत बताइए मैसेज करके। ऑफिस से मुझे मैसेज आया, सर बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि ऐसे में सिलेबस समाप्त होगा। भाई आप पढ़ो ना चुपचाप। सिलेबस का है, आप सिलेबस बक रहे हो। सिलेबस हमारी जिम्मेवारी है, मैं समाप्त करूंगा। ऑनलाइन क्लास होगी तो ऑनलाइन करूंगा, ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन करेंगे। जैसा कि मैं सुन रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट, ये सरकार के द्वारा ये तैयारी की जा रही है कि सिलेबस को कुछ घटाया जाएगा। सिलेबस घटाया जाए या बढ़ाया जाए, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिलेबस समाप्त करेंगे। एग्जाम 2 ही चैप्टर का क्यों ना हो, फिर भी हम लोग की सिलेबस समाप्त होगी। तो आप इसकी चिंता ना करें। जितना आपको मटेरियल दिया जा रहा है, जितना आपको बताया जा रहा है, आप इस चीज को करते रहिए, आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर के साथ उपस्थित होंगे।